जी जनाब, लिपिड्स की तरफ जा रहे हैं। लिपिड्स क्लास ऑफ हेट्रोजिनस कंपाउंड है। इसमें काफ़ी मुख्तलिफ़ तरह के कंपाउंड आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सेस भी इसमें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राईसाइलग्लिसरॉल जिन्हें ऑयल या फैट कहते हैं वो भी इसमें है। दूसरी तरफ स्टीरॉयड भी इसमें है, फॉस्फोलिपिड्स, पिंजोलिपिड्स वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। लेकिन हमें सब की ज़रूरत नहीं है। हमें जो ज़रूरत है वो लिपिड्स में जो ट्राईसाइलग्लिसरॉल्स हैं उनकी बात करनी है। ट्राईग्लिसराइड्स कह देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है जी। ट्राईग्लिसराइड्स या जिन्हें न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं, या जिन्हें फैट एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहते हैं। तो मैं एक स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ ताकि हमें कोई किस्म का डाउट ना रहे किसी किस्म का कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ओ आर और ओ आर, ये हैं कौन से जी ट्राई ग्लिसराइड्स, या फिर जिन्हें आप कहते हैं न्यूट्रल लिपिड्स, या फिर जिन्हें आप फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर कहते हैं। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये हो सकती है ऑयल रूम टेम्परेचर पर या फैट रूम टेम्परेचर पर। इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है कि इनके अंदर फैटी एसिड कौन सा है। अगर वो फैटी एसिड अनसैचुरेटेड था तो फिर ये ऑयल हो जाएंगे, और अगर वो सैचुरेटेड था तो फिर ये फ़ैट हो जाएंगे। चाहे ये ऑयल हों चाहे ये फ़ैट हों, इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.8 है, यानी कि ये पानी पे हमेशा तैर रहे होंगे, पानी के नीचे नहीं जाते। अच्छा, कुछ मशहूर फैटी एसिड कौन कौन से हैं? एक होता है पाल्मिटिक एसिड C15H31 COOH, इसी तरीके से ओलिक एसिड C17H33 COOH, और स्टीयरिक एसिड C17H35 COOH। और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये फैटी एसिड सोप्स बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। फैटी एसिड्स के सोर्सेज जो हैं वो हो सकते हैं, कोई टैलो हो सकता है, टैलो ना चर्बी को कहते हैं, लार्ड ये जो सूअर की चर्बी होती है इसे कहते हैं, इसमें ये फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और इनसे आप बना लेते हैं बाद में ऑयल से फ़ैट बनाते हैं। जो फ़ैट जब बनता है तो उसमें जो ट्रांस फॉर्म है वो ज़्यादा हो जाती है, और ट्रांसफॉर्म जो है वो बॉडी में एक सिस्फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो ट्रांसफॉर्म जो है वो ज़्यादा होती है फैट्स के अंदर। अगर उन्हें आप ऑयल से बनाते हैं तो उनकी क्वालिटी लो हो जाती है, और उससे जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो कोई भी डॉक्टर वगैरह हैं वो कहते हैं कि आप सिस्फॉर्म मतलब कि जो ऑयल्स हैं वो कंज्यूम कर लें, फ़ैट्स या घी वगैरह जो हैं उससे आपने इज्तनाब करना है। अच्छा, तो जनाब जो लिपिड्स होते हैं इनके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा इसी फॉर्म में तो नहीं रहेगा। ये स्ट्रक्चर जो है ये तो कई दफ़ा अगर नेचुरल हालात में पड़ा हुआ है तो फिर ये ख़राब भी हो सकता है। ख़राब कैसे हो सकता है? ख़राब हो सकता है हाइड्रोलिसिस से ख़राब हो सकता है, एयर ऑक्सीडेशन से, या जब वो कंपनी जो बना रही थी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देयर आर प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स। तो अब इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें चेक करने की ज़रूरत है। वैसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसे तो आप कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कहते हैं फाउल स्मेल जो आ जाती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड या कीटोन बन जाते हैं अंदर, तो उसे कहते हैं रेंसिडिटी। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम इसकी जो क्वालिटी है किसी भी सैंपल की उसे चेक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड नंबर। एसिड नंबर चेक करता है फ्री फैटी एसिड्स को, फ्री फैटी एसिड्स को। और ये कैसे चेक करता है? आपने असल में ये करना होता है कि आपने जो ऑयल या फैट है उसको टाइट्रेट करना होता है एसिड के वो बेस के अगेंस्ट, और अगर उसमें कोई फ्री फैटी एसिड है तो फिर वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, और वो जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट, वो कह देंगे आप ये एसिड वैल्यू है। इसी तरीके से अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ओवरऑल उसके अंदर जो मॉइटी है चाहे वो फ्री स्टेट में फैटी एसिड हो या कंबाइंड स्टेट में वो कितने हैं, तो आप सैचुरेशन नंबर निकालेंगे। इसके लिए आप इसे हीट करते हैं। हीट इस तरह करते हैं कि इसमें जो फैटी एसिड कंपोनेंट्स हैं ये भी रिएक्शन में हिस्सा लेने के काबिल हो जाते हैं। तो अब जो फ्री फैटी एसिड थे वो और जो एस्टरीफाइड फैटी एसिड थे वो दोनों मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीग्राम से रिएक्ट करते हैं, उसे आप कह देते हैं सैचुरेशन नंबर। तीसरी वैल्यू होती है एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू जो है वो बेसिकली डिफरेंस होता है सैपोनिफिकेशन वैल्यू का और एसिड वैल्यू का। सैपोनिफिकेशन वैल्यू से दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, और जो एसिड वैल्यू है उससे हमारे पास आ गई है एस्टर वैल्यू। सही होगा जी बात?
तो ये कुछ बातें हमारे पास क्लियर हो गई। ये बात भी मैंने वाज़ेह कर दी है कि आपके पास अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो इनसे ऑयल बन रहा होगा। ऑयल से जो फैट में तब्दीली है ना, इसे आप रिएक्शन को नाम देते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। और हार्डनिंग ऑफ ऑयल के लिए निकल जो है या फाइनली डिवाइडेड निकल उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये हमें पास पेपर में सवाल आया भी हुआ है। तो निकल से आप हाइड्रोजनेशन इसकी करवा लेते हैं। और साथ साथ ये भी याद रहे कि साबुन में भी आप तब्दील कर सकते हैं ये वाली चीज़ को। और इसे करने के लिए आप इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिपेंड करता है कि आप वो शेविंग क्रीम बना रहे। शेविंग क्रीम ना पोटाशियम साल्ट होती है, वो जो घरों में आम साबुन होता है वो सोडियम साल्ट होता है। इसके अलावा और भी किस्म के मेटल्स यूज़ हो सकते हैं, जिंक भी यूज़ हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो जो रिएक्शन है उसे आप कहते हैं कि ये रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन, इसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। क्लियर हो गई जी बात। तो ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेसिकली वापस ही चला जाएगा। उसके लिए वो बॉडी में रिएक्शन होता है। हाइड्रोलिसिस के लिए आप कोई वो बॉडी में केमिकल है, पानी की मदद से वो रिएक्शन करते हैं और उससे वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। ग्लिसरॉल ग्लिसरीन है जो कि सर्दियों में आप हाथों पर जो नमी है उसको बरकरार रखने के लिए डालते हैं। ये तो कुछ बात हो गई जी फैटी एसिड्स की और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की। कुछ बात आगे और मुख्तलिफ टाइप के लिपिड्स की भी कर लेते हैं। अच्छा, लिपिड्स की बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो प्रोटीन्स हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए बायोरेट टेस्ट इस्तेमाल होता है, जो कि पेप्टाइड्स वगैरह के लिए तो अच्छा रिज़ल्ट देता है लेकिन वो प्रोटीन्स के लिए रिज़ल्ट नहीं देता। सही जी, बायोरेट टेस्ट आप करेंगे। अल्फ़ा नेफ्थोल और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अल्फ़ा नेफ्थोल और सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट है निनहाइड्रिन टेस्ट। ये हर तरह की प्रोटीन के लिए काम कर सकता है। निनहाइड्रिन रिएजेंट है बेसिकली और इससे वायलेट कलर आपको मिलता है। तो ये दो टेस्ट जो हैं ये प्रोटीन्स के लिए हैं। मॉलिस टेस्ट हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अच्छा, अब हम वापस आ रहे थे लिपिड्स पर। तो लिपिड्स की भी टाइप्स वैसे ही हैं, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं। तो सिंपल लिपिड्स की अगर बात की जाए तो फिर उसमें जो है वो तो सिर्फ यही वाले आ गए जिसे आप कहते हैं न्यूट्रल लिपिड्स। सही है जी, न्यूट्रल लिपिड्स की बात आ गई। और अगर आप कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो इसमें कोई लिपिड के लाइपोप्रोटीन्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल लाइपोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स के साथ आप इन्हें मिला दें। सही है जनाब। और फिर डिराइव्ड हो सकते हैं जो कि कोई और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इन दोनों से निकलेंगे। एक और बात, बड़ी क्लास जो है लिपिड्स की उसका नाम स्टीरॉइड्स रखा हुआ है। स्टीरॉइड्स में हम जानते हैं कोलेस्टेरोल को, कैल्सीफेरोल को, टोल कैल्सीफेरोल को, ये नाम आपने बड़े ही कॉमन सुने हुए हैं ज़िंदगी में। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी हो सकता है और कोल कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन D3 हो सकता है। सही है जी बात। तो ये स्टीरॉइड्स क्या होते हैं इसके हवाले से भी सवाल आया। इस तरह करके इनका स्ट्रक्चर होता है। सही है जी। ये वाला स्ट्रक्चर 4 मेंबर रिंग है। इसमें 3 6 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, 17 कार्बन है। साइक्लोपेंटेनोफिन एंथ्रीन, पेंटाहाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिन एंथ्रीन इसका नाम है। और ये स्टीरॉयड का बेसिक रिंग है। कोलेस्ट्रॉल में भी इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर होगा। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो किताब के मुताबिक वो रिएक्शन अगर करे तो वो तब्दील हो सकती है। वो तब्दील हो सकती है विटामिन डी के अंदर और विटामिन D3 के अंदर। फॉर एग्जांपल तब्दील हो सकता है कोलेस्ट्रॉल, सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट से जो विटामिन डी आप कहते हैं कि आपको मिलता है वो बेसिकली उसके लिए कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई का बॉडी में होना ज़रूरी है। अगर चिकनाई नहीं खाते आप या फिर चिकनाई की लेवल कम है तो फिर जो है ना वो काम नहीं होगा। यहाँ पर एक अहम बात वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर मैं बता दूँ कि एसेंशियल जो है ना वो वर्ड आपने काफ़ी दफ़ा सुना हुआ है। आपने सुना हुआ है एसेंशियल अमाइनो एसिड जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं। इसी तरीके से एसेंशियल फैटी एसिड भी होते हैं जो फैटी एसिड के खाने ज़रूरी हैं।
सही है जनाब, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से एसेंशियल ऑयल भी होते हैं। ये ज़रा अहम बात है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड के तरीके से एसेंशियल ऑयल जो है ना, उनमें वर्ड एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी के लिए ज़रूरी है, बल्कि वो एसेंस से निकला है। ऐसे ऑयल जो खुशबूदार होते हैं उन्हें कहते हैं एसेंशियल ऑयल। सही है जनाब, तो ये एक छोटी सी कन्फ्यूजन है वो हमें परेशान करती है, उसके हवाले से मैंने यहाँ पर बात कर ली। ये एक जनरल बड़ी अहम बात वैसे ये भी आपको पता होनी चाहिए कि लिपिड्स जो हैं ये जो है ना काम करते हैं एज इंसुलेटर, बॉडी को इंसुलेशन देते हैं, और ये हाई एनर्जी टाइप भी हैं। ये बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देने के लिए काम करते हैं। सही है जी, हाई एनर्जी चाहिए होगी बॉडी को, तो फिर ये मतलब डबल, अगर 1 ही ग्राम है तो वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है लिपिड्स का एज़ कम्पेयर टू अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, वो तकरीबन अगर वो 4 जॉल एनर्जी दे रहा है तो ये 9 जॉल तक एनर्जी दे देते हैं लिपिड के 1 ग्राम। सही है, इसलिए आपने लिपिड्स को स्टोर करते हैं फैट की फॉर्म में। आपकी बॉडी में ना सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज रनिंग में है, उसके बाद अगर हमने कोई स्टोर करना है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना होता है, ताकि अगर फ़ौरन ज़रूरत पड़े तो हम ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बना लें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबे पैमाने के लिए हमने स्टोरेज करनी है तो फिर हम फैट्स की फॉर्म में करते हैं, क्योंकि फैट्स का 1 ग्राम डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है जब जो है ना ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब बॉडी कंज्यूम होती है हमारी, अगर हम खाना ना खाएंगे फॉर एग्जांपल कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं, तो उसके वक्त हमारा पहले ग्लूकोज बॉडी की यूज़ होगी, फिर ग्लाइकोजन यूज़ होगा, फिर फैट्स जो हैं वो पी लेंगे, और फैट्स के बाद भी अगर काम नहीं बनता तो फिर बॉडी के जो मसल्स हैं वो डिकम्पोज होना शुरू हो सकते हैं। ये कुछ बात होगी लिपिड्स की। अब साथ ही हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हुए ये भी बताते चलें आपको कि जो लिपिड्स हैं, जो हमने जिन्हें न्यूट्रल लिपिड्स कहा था, उसमें तीनों तरफ फैटी एसिड लगे हुए थे ग्लिसरॉल के साथ। अगर 2 तरफ फैटी एसिड लगे हों, फॉर एग्जांपल CH2 वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ फैटी एसिड लगा हो, यहाँ फैटी एसिड लगा हो, और यहाँ पर फॉस्फेट लगा हो, तो फिर आपने अब इसे नाम दे देना है फॉस्फोलिपिड। सही है जी, ये फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। वैक्सेस वगैरह इतनी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो उनको हम बात नहीं कर रहे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं विटामिन हमें कौन कौन से चाहिए। बात पहुंच गई है जी विटामिन की तरफ। विटामिन जो है वो 2 तरह के मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। एक को मैं कह रहा हूँ फैट सॉल्युबल विटामिन, एक को मैं कह रहा हूँ वाटर सॉल्युबल विटामिन। अच्छा, अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं इनके नाम हैं A, D, E और A, और वाटर सॉल्युबल में हम B, C और B कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। B कॉम्प्लेक्स में हम थायामीन की बात कर सकते हैं, राइबोफ्लेविन की बात कर सकते हैं, नायासिन की बात कर सकते हैं। सही है जी, पेंटाथेनिक एसिड की बात कर सकते हैं। सही है जी, और कोई है, बस इस तरह के ही काफ़ी सारे होंगे यहाँ पर। तो ये सब आ गए फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल टाइप के जो विटामिन हैं। विटामिन स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी को चाहिए होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजन ये भी है कि जो फैट सॉल्युबल हैं वो फैट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो इसलिए फिर वो जो बॉडी है ना उसके अंदर ही रहते हैं, और क्योंकि बॉडी के अंदर रह सकते हैं तो इनकी एक्सेस क्वांटिटी जो है ना ये प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि ये स्टोर हो जाएंगे। इसके मुकाबले में वाटर सॉल्युबल वाले जो हैं वो एक्सेस क्वांटिटी उनकी बॉडी में आमतौर पर रहती नहीं है, वो एक्सक्रीट हो जाती है पानी के साथ, इसलिए ये इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन फिर भी कई दफ़ा जो है वो ऐसा हो सकता है, कई दफ़ा ऐसा हो सकता है जी कि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे, तो इन हर एक चीज़ की ना एक लिमिट आपने यहाँ पर सेट है, उसे रखना ही चाहिए है। अच्छा, विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन ए है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर आपको जो बीमारी हो सकती है वो नाइट ब्लाइंडनेस है। और अगर विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिकेट्स, क्योंकि ये हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी कैल्शियम को अब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है हड्डियों में, तो इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स नामी बीमारी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें के की, तो वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर चाहिए होता है, और अगर वो नहीं होगा तो फिर ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम है, यानी कि वो जो खून जमने का मसला है वो स्लो हो जाएगा। विटामिन सी की बात करें तो इससे स्कर्वी नामी बीमारी जो है वो लिखी हुई है कि
कि विटामिन सी जो है इसकी कमी से विटामिन सी जो है वो एयर ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिट्रस फ्रूट्स में, ऑरेंज में, लीमू में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसकी वजह से जो है वो स्कर्वी नामी बीमारी भी हो सकती है। इसी तरीके से विटामिन बी जो 12 है इसकी कमी से एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, ये हमें देख लेने चाहिए। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि जो कैल्शियम है उससे हड्डियों का प्रॉब्लम हो सकता है, आयोडीन जो है उससे गोइटर गिलहड़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें हल्के फुल्के से पता होने चाहिए, जनरली भी पता होने चाहिए, जनरल नॉलेज बेस आ सकते हैं या यहाँ पर भी आ सकते हैं। एक छोटी सी यहाँ पर आकर ये हिस्सा तो हमारा मुकम्मल हो गया बायोकेमिस्ट्री का। तो फिर चलें बाद में इंशाल्लाह फिर अगली बारी बात करेंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।